हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम अनस खान है और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी वीडियोस के नीचे बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अब यहाँ पर जो है ज़्यादा समय बचा नहीं है और अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए जहाँ से वेटेज ज़्यादा बनते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इसी के ऊपर है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लगभग आपके जो एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ 1 मंथ का समय ही बचा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 30 दिन का समय आपके पास है। इसी के अंदर आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, रिवीजन भी करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही सिली मिस्टेक्स कम होंगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। वरना बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनसे क्या होता है, बहुत एरर हो मतलब वहाँ पर बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत से क्वेश्चंस उनको आते रहते हैं, फिर भी वहाँ पर वो गलत कर देते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है तो अब उनको किस चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज के लिए। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो ये देखिए, इस बार क्या है कि 2025 के अंदर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में क्या होगा, जो वेटेज है चैप्टर वाइज उसमें भी फ़र्क आएगा, क्योंकि पैटर्न में चेंज हुआ। क्योंकि पिछली बार 40 क्वेश्चन से, तो एक चैप्टर से मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चंस आते थे किसी भी सब्जेक्ट चैप्टर से, तो वहाँ से हो सकता है इस बार 2 आएँ, क्योंकि इस बार क्या है, क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सिर्फ 24 आने वाले हैं। तो वेटेज पे भी फ़र्क पड़ने वाला है इस बार। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट की, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी वाले, उनको बायोलॉजी ज़्यादा फेवरेट होती है, सबसे अच्छी उनको बायोलॉजी ही लगती है। तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बाइबल है। नीट वालों के लिए तो भी बाइबल है और आपके लिए भी बाइबल है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना सीनेट के अंदर भी, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको सिंपली एनसीईआरटी की ही बुक पढ़नी है और भी कोई बुक यहाँ पर नहीं पढ़नी है। उसके बाद पिछली बार क्या था कि 40 क्वेश्चंस आते थे, तो प्लांट फिजियोलॉजी पे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, प्लांट से रिलेटेड भी। बट इस बार क्या है कि सिर्फ 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस बार क्या होगा कि 24 क्वेश्चन से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो घट गए हैं, तो ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस और जो पढ़ना है सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मेन चैप्टर है आपका वो ह्यूमन फिजियो का होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ह्यूमन फिजियो, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी चैप्टर ह्यूमन से रिलेटेड हैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, इनका वेटेज इस बार ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, वो चाहे नीट के स्टूडेंट हो चाहे आप सीनेट के हो, तो जेनेटिक्स से भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार जेनेटिक्स से भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसका भी वेटेज ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं सेल। सेल क्या है, बेसिक है, ठीक है, पूरे बायो का। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, और यहाँ पर एक चैप्टर और ऐड कर लीजिए अब यहाँ पर बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल भी आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरी यूनिट आप पढ़ लीजिएगा सेल की। तो बायोलॉजी के अंदर इतने चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं ह्यूमन फिजियो के ऊपर, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट से भी क्वेश्चंस आएंगे बट उतने नहीं आएंगे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे। तो जो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं वो फुल फॉर्म, जितने भी आपको पूरी बायोलॉजी के अंदर, पूरी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी फुल फॉर्म हैं, वो आपको फुल फॉर्म सारे रटे होने चाहिए। आप एक शीट पे लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना बायोलॉजी के अंदर, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा, वो भी कैसे, मैचिंग टाइप के हो गए। और जितने भी फुल फॉर्म है बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी के, वो भी आपको रटे होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या करना है, देखिए सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ही पढ़नी है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। केमिस्ट्री सबसे इजी जो पेपर बनता है वो आपको केमिस्ट्री का ही बनता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, जितने भी फार्मूला है ना आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, तो सारे फार्मूला की शीट बना लेनी है। अब आपको सारे फार्मूला रटे होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो सिंपली फार्मूला बेस्ड आते हैं, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, 1 लाइन के आते हैं। सिंपली आप उसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर बनते हैं। अब देखिए जो वेटेज होता है वो थर्मोडाइनमिक्स का ज़्यादा होता है, ठीक है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप पढ़ लीजिए, इसका भी वेटेज ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार यहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइएगा तो IUPAC, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, यहाँ से भी क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम आपको यहीं से मिल जाएगा। बाकी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर से जो आपकी जो नेम्ड रिएक्शन है, सारी नेम्ड रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन से। उसके बाद पीरियोडिक टेबल आपको पूरी आनी चाहिए, आपको जो है पीरियोडिक टेबल पूरी पता होनी चाहिए, जैसे कि उसके नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स हैं, कितने उसमें पीरियड्स हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन एलिमेंट जो है किस पीरियड में है, किस ग्रुप का है, सबका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जितने एक्सेप्शन वाले कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको रटे होने चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन सिंपली एक्सेप्शन से भी बन जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो PYQs हैं, आपको PYQs जो है मैंने भी बहुत से करा दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और नहीं मिलेगा तो आप यूट्यूब से जो है सर्च कर लेना, PYQs भी प्रैक्टिस कर लेना। हर सब्जेक्ट के आपको PYQ भी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी सिंपली यही है कि फार्मूला शीट बना लीजिए, PYQ को प्रैक्टिस करिए, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स की, जो सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको फिजिक्स के अंदर लगता है। तो फिजिक्स में क्या करना है, सिंपल आपको जो मॉडर्न फिजिक्स है आपकी, वो ज़्यादा वेटेज यहाँ पर प्ले करता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं फिजिक्स के अंदर वो आपको मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। तो इस बार जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के, लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न फिजिक्स के देखने को मिलेंगे 2025 के एग्ज़ाम के अंदर। तो आप जो है यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, और जो क्वेश्चंस होंगे वो एकदम इजी लेवल के प्रैक्टिस करने, ज़्यादा हाई क्वेश्चंस मतलब जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल हो वो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। अब जो आपके लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्क एनर्जी पावर से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे या थ्योरी बेस्ड आते हैं। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं तो सिंपल क्या है, आपको फार्मूला पता होगा और आप वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही है, आपको यूनिट को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन बन ही जाएगा यूनिट डायमेंशन से। उसके बाद फिजिक्स में कैसे पढ़ना है, फार्मूला कैसे याद करना है, तो सिंपली जितने भी फार्मूला है, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उनका क्या करिए, एक फार्मूला शीट बना लीजिए। फार्मूला शीट बना के आप अपने टेबल के सामने लगा लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह उठ के उसको रिवाइज़ करना है, सारे फार्मूला आपको आराम से याद हो जाएंगे। डेली अगर आप 10-20 फार्मूला भी याद करते हैं तो डेली आपको अभी 1 महीने का समय है, काफ़ी अच्छे से आप सारे फार्मूलों को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जो भी थ्योरी है फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसके आप शॉर्ट्स नोट भी बना सकते हैं। बाकी PYQ तो आपको हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो फिजिक्स में भी बता दिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और एकदम हल्के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, NLM पे भी अच्छे से ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से पढ़ना है। आपको मॉडर्न फिजिक्स हो गई, NLM हो गया, और वर्क एनर्जी पावर हो गया, ऑप्टिक्स हो गई, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिंपल से आते हैं, आपको अगर फार्मूला पता होंगे तो सिंपली आप जो है वहाँ पर आंसर्स निकाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो कि आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। तो जो PYQs हैं इसके, आपके PYQs जो हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और मैंने भी इस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो उस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो वहाँ से आप PYQ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको बायो के ही मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चे आपके 7-8-10 क्वेश्चन तो वो नर्सिंग से रिलेटेड होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन नर्सिंग से, तो वो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, किसी का भी वीडियो उठा के, ठीक है। और बाकी बचा आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना रखी है इंग्लिश के ऊपर, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से, सिंपल क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में यही सब पूछा जाता है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ये पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इंग्लिश में भी सिंपल बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट को रीऑर्डर करना, करेक्ट प्लेस ऑफ कॉमा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, तो इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, वो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चंस आता है इंग्लिश के अंदर, जैसे कि स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। इसे डेफिनेटली तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें पूछेगा कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब बता दिया है सभी सब्जेक्ट के बारे में कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपका वेटेज ज़्यादा होने वाला है 2025 में। लेकिन लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस क्या करना है आपको रिवीजन पे। मान लीजिए अगर आप सब पढ़ चुके हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या 11th कर चुके हैं या 12th कर चुके हैं, तो आपको फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। जैसे कि आपने 11th कंप्लीट कर लिया है, अब आप 12th पढ़ रहे हैं, तो 12th पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ आप 11th को भी क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो आप सब भूल जाएंगे और क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम होता है, एक क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट भी सही से नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनालाइज योर मिस्टेक। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपसे जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है या उसको अंडरलाइन कर लेना है कि उसमें आपने क्या मिस्टेक की है, और उसको फिर से आपको देखना है जाके। तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और वर्क करना है वीक पोर्शन के ऊपर। ठीक है। वीक पोर्शन जो भी आपका है, जो भी टॉपिक है या चैप्टर जो भी वीक है, तो उस पर आपको वर्क करना है, उसको डेली रिवाइज करना है, या उस फार्मूला जो भूल जा रहे हैं उसको आपको डेली देखना है, अपने जो है टेबल पर सामने चिपका के रख लेना है। तो ऐसे ही आपको इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करनी है। अगर इस स्टेप को आप फॉलो कर लेते हो तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे यहाँ पर आएंगे और आप अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उठा सकते हैं। तो ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी, अगर हेल्पफुल थी तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।